हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विटिक रिएक्शन। बट विटिक रिएक्शन को समझने से पहले हमें फास्फोरस इलाइट को समझना पड़ेगा। तो पहले हम इलाइट समझ लेते हैं, फिर हम फास्फोरस इलाइट को समझेंगे। तो देखो, इलाइट होता है एक अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन एटम पे होता है नेगेटिव चार्ज और कार्बन एटम जुड़ा होता है एक हेटेरो एटम पे और उस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पे ये है कार्बन, तो इससे जुड़ रखा है हेटेरो एटम। तो अगर ये फास्फोरस से जुड़ रखा है तो फास्फोरस इलाइट, सल्फर से जुड़ा है तो सल्फर इलाइड, नाइट्रोजन से जुड़ा है तो नाइट्रोजन इलाइड। बट आज विटिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं, विटिक रिएक्शन में यूज होता है फास्फोरस इलाइट पर। तो हम आज फास्फोरस इलाइट पे पूरा फोकस करेंगे। तो देखिए इसको, फास्फोरस पे यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और एक बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे फास्फोरस और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। एक बॉन्ड तो पहले से था, अब इन दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किया और एक नेक्स्ट बॉन्ड बना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसी वजह से इसको कहा जाता है अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल। बट जिस समय रिएक्शन करते हैं उस समय कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है, यानी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और फास्फोरस काम करता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब अगर फास्फोरस पे डिफरेंट ग्रुप जुड़ेंगे, यानी जो आर ग्रुप जुड़ रखा है अगर ये डिफरेंट होगा तो फास्फोरस एलाइड भी क्या होंगे, अलग अलग टाइप के होंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे फास्फोनियम एलाइड। तो इसमें मोस्टली यूज़ किया जाता है आर के सामने पीएच ग्रुप, यानी कि फेनिल ग्रुप। तो अभी हम फास्फोनियम एलाइड पढ़ लेते हैं कि ये बनता कैसे है। तो देखो यहाँ पे P53 या PPH3 जब रिएक्ट करता है एल्किल हैलाइड पे तो ये बॉन्ड टूटा और हमें मिल गया यहाँ पे फास्फोनियम साल्ट। तो ये तो है पॉजिटिव चार्ज। साल्ट में क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, आपस में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स से निकला वो भी इसके साथ ही होगा, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं फास्फोनियम साल्ट। अब यहाँ पे फास्फोनियम साल्ट में यहाँ पे पी पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उस वजह से यहाँ पे जो कार्बन पे प्रोटॉन होगा ये हो जाएगा हाईली एसिडिक। तो जैसे ही हम बेस इसमें डालते हैं, बेस इस प्रोटॉन को यहाँ से निकाल देता है। जैसे ये निकालेगा ये बॉन्ड इधर को ब्रेक होगा और कार्बन पे जनरेट होगा नेगेटिव चार्ज और फास्फोरस पे पहले से क्या है पॉजिटिव चार्ज। यही क्या है फास्फोरस एलाइड या फास्फोनियम एलाइड। तो ये इस फॉर्म में होता है, पर जिस समय रिएक्ट करेगा वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब हम समझेंगे विटिक रिएक्शन। तो विटिक रिएक्शन में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो कन्वर्ट होता है एल्कीन में फास्फोरस एलाइड की मदद से। बट कार्बोनिल में मोस्टली यूज होता है एल्डिहाइड या कीटोन। तो देखो यहाँ पे फास्फोरस एलाइड में ये है कार्बन, यानी न्यूक्लियोफिलिक साइड अटैक किया और अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर को ब्रेक होगा तो हमें मिला वाला है बिटाइन। अब बिटाइन यहाँ पे फिर इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी तो हमें मिलेगा ऑक्सोफॉस्फेटेन। अब यहाँ पे से ये जो बॉन्ड है यानी ब्रेक होगा, यहाँ से सिन एलिमिनेशन होगा। सिन एलिमिनेशन मतलब है कि ये जो CO बॉन्ड है और ये जो CP बॉन्ड है ये एक ही साइड होने चाहिए, या तो अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन। हमेशा सिन एलिमिनेशन ही होगा यहाँ पे। तो यहाँ से हमें मिलेगा POR3, यानी कि ये इसको बोलते हैं हम फॉस्फिन ऑक्साइड। और यही इस रिएक्शन को क्या देता है, ड्राइविंग फोर्स देता है इस, क्योंकि PO जो बॉन्ड है वो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यानी प्रोडक्ट स्टेबल है। तो अगर प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है तो रिएक्शन अपने आप ही आगे को बढ़ती है। तो यही जो POR3 है इसका ही फॉर्मेशन इस रिएक्शन में इसको क्या देता है, ड्राइविंग फोर्स देता है। और मेन प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर है एल्कीन। तो यहाँ से एलिमिनेशन हुआ POR3 का और ये हमें जो नीचे ग्रुप है ये हमें दे देगा एल्कीन का। तो हमें मेन बात, जो ओल्ड बुक्स यानी पुरानी बुक्स है वो कहती है कि जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो बिटाइन बनता है, बिटाइन कन्वर्ट होता है ऑक्सोफॉस्फेटेन में एंड देन इट विल कन्वर्टेड इनटू द एल्कीन। बट जो न्यू बुक्स है यानी अपडेटेड बुक्स है वो कहती है इन दोनों की रिएक्शन डायरेक्ट कन्वर्ट होती है ऑक्सोफॉस्फेटेन में और ये हमें फिर दे देता है एल्कीन। यानी कि न्यू बुक्स कहती है कि बिटाइन यहाँ पे नहीं बनता है। तो हम भी अभी आगे से ओनली ऑक्सोफॉस्फेटेन पर ही फोकस करेंगे, बिटाइन के बारे में यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। बट ओल्ड बुक्स में इसलिए यहाँ पे इसको समझा दिया है। अब हम समझते हैं सेकंड पॉइंट, यानी कि जो डिफरेंट एलाइड होंगी वो देगी हमें डिफरेंट एल्कीन। देखो एल्कीन है तो या तो जेड हो सकती है या ई हो सकती है, यानी सिस हो सकती है या ट्रांस हो सकती है। तो यहाँ पे याद रखना कि फास्फोरस एलाइड के केस में अगर स्टेबलाइज एलाइड है तो हमें स्टेबल एल्कीन देगा, यानी ई एल्कीन देगा। नॉन स्टेबलाइज एलाइड है तो हमें नॉन स्टेबलाइज एल्कीन या लेस स्टेबलाइज एल्कीन यानी
जेड एल्कीन देगा। तो नॉन स्टेबलाइज कैसे देखते हैं, अगर कार्बन यानी जिस पर नेगेटिव चार्ज है या कार्बो एनायन है उस पर आर ग्रुप, एच ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ रखा है। एच का मतलब हाइड्रोजन था, आर यहाँ पे एल्किल ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो ये होगी हमारी नॉन स्टेबलाइज यानी लेस स्टेबलाइज, और लेस स्टेबलाइज हमेशा देती है लेस स्टेबल एल्कीन यानी जेड एल्कीन। बट अगर इस कार्बो एनायन पे जुड़ा हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इस वजह से यहाँ पे जो फास्फोरस हैलाइड है वो हो जाएगा स्टेबलाइज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी देता है। इसलिए फास्फोरस हैलाइड हो जाएगा स्टेबलाइज, और हमें स्टेबलाइज होने की वजह से स्टेबल एल्कीन मिलेगी यानी कि ई एल्कीन मिलेगी, या हम इसको कह सकते हैं ट्रांस एल्कीन मिलेगी। तो नॉन स्टेबलाइज देगा हमें सिस या जेड, स्टेबलाइज हमें दे देगा ई या ट्रांस। अब हम ये देख लेते हैं कि नॉन स्टेबलाइज फास्फोरस हैलाइड कैसे रिएक्ट करता है। तो ये देता है हमें जेड एल्कीन, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, कैसे देता है वो समझेंगे। तो देखो एल्डिहाइड या कीटोन नॉन स्टेबलाइज फास्फोरस हैलाइड पे परपेंडिकुलर अटैक करता है, यानी ये जो CO बॉन्ड है और ये जो CP बॉन्ड है एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। वो इसलिए करता है क्योंकि यह जो इसका एल्किल ग्रुप है यानी एल्डिहाइड का एल्किल ग्रुप है, और ये जो फास्फोरस हैलाइड का एल्किल ग्रुप है, दोनों के दोनों क्या रह सके, एक दूसरे से दूर रह सके और इनके बीच में क्या हो, स्टेरिक हिंडेंस कम हो। तो इसी स्टेरिक हिंडेंस को कम करने के लिए दोनों ग्रुप दूर रहते हैं और परपेंडिकुलर अटैक यहाँ पे पॉसिबल होता है। बट सिन एलिमिनेशन करने के लिए यानी ये जो POR3 बॉन्ड के ब्रेकिंग के लिए इन दोनों ग्रुप्स का क्या होना जरूरी, यानी ऑक्सीजन और PR3 दोनों का क्या होना चाहिए, एक ही साइड में होना जरूरी है, यानी सिन होना जरूरी होता है। तो इसके लिए यहाँ पे जो 20 का बॉन्ड है यानी जो CC बॉन्ड है ये होगा रोटेट। तो रोटेट होने के बाद हमें मिलेगी कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर, यानी जो ऑक्सीजन और PR3 है एक साइड में, और ये दोनों एल्किल ग्रुप भी क्या हो गए, एक दूसरे के सिन में हो गए, यानी एक ही साइड में हो गए। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन ग्रुप, ये दोनों एल्किल ग्रुप, और ये जो POR3 है तीनों के तीनों एक दूसरे क्या हो गए, सिन में हो गए। तो इसलिए हम बोलते हैं सिन ऑक्जा फॉस्फेटेन। बट यहाँ पे एल्किल ग्रुप्स के बीच में क्या होगा, अब रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं इसको लेस स्टेबल इंटरमीडिएट। अटैक के टाइम पे तो ये कोशिश करते हैं कि दूर रहे, बट एलिमिनेशन के टाइम पे ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, एक ही साइड में आ जाते हैं, यानी सिन हो जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम सिन ऑक्जो फॉस्फेटेन। अब यहाँ पे जो POR3 बॉन्ड है उसकी ब्रेकिंग होगी, सिन एलिमिनेशन होगा और हमें मिल जाएगा यहाँ पे जेड एल्कीन। तो इस रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स है या मेन ड्राइविंग फोर्स है वो कौन है, POR3, क्योंकि जेड एल्कीन तो क्या होती है, लेस स्टेबल होती है, बट ये फिर भी बन रही है वो इसीलिए क्योंकि यहाँ से POR3 तो रिमूव हो चुका है, तो अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, तो ये एल्कीन ही बनाएंगे। तो हमें मिल जाती है यहाँ पे जेड एल्कीन। बट ये रिएक्शन होती है एकदम से फास्ट, यानी कि इनके बीच में रिपल्सन का इफेक्ट शुरू हो इससे पहले ही ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो जब भी रिएक्शन कोई फास्ट होती है या किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट फास्ट बनता है तो उसको हम बोलते हैं काइनेटिक प्रोडक्ट, यानी जो एकदम से बनता है लेस स्टेबल इंटरमीडिएट होने के बाद भी, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम काइनेटिक प्रोडक्ट। अब मेन बात यहाँ पे कि जो कार्बो एनायन है उस पर जुड़ा हुआ यहाँ पे जो हाइड्रोजन है एल्किल ग्रुप है, जिसकी वजह से इसको क्या मिलती है, लेस स्टेबिलिटी मिलती है, यानी ये हो गया नॉन स्टेबलाइज। अब नॉन स्टेबलाइज है तो ये होगा हाईली रिएक्टिव। तो अगर ये रिएक्टिव होगा तो ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों पे क्या देगा, इक्वली अटैक करेगा। वैसे तो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है, कीटोन लेस होता है, बट यहाँ पे ये क्या रिएक्टिव है, तो रिएक्टिव होने की वजह से ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों पे इक्वली रिएक्ट कर सकता है। तो ये था फास्फोरस हैलाइड। तो मेन बात इसमें क्या थी कि जेड एल्कीन देगा, लेस स्टेबल इंटरमीडिएट देगा, सिन एलिमिनेशन देगा, काइनेटिक प्रोडक्ट देगा, एल्डिहाइड कीटोन सब पे रिएक्ट करेगा, और सिन ऑक्जा फॉस्फेटेन इसमें क्या होगा, इंटरमीडिएट। अब हम पढ़ेंगे स्टेबलाइज फास्फोरस हैलाइड के केस में। तो देखो स्टेबलाइज फास्फोरस हैलाइड के केस में हमें मिलती है ई एल्कीन हाई क्वालिटी। अब हम पढ़ेंगे स्टेबलाइज फास्फोरस हैलाइड के केस में। तो स्टेबलाइज फास्फोरस हैलाइड के केस में हमें ई एल्कीन मिलती है हाई अमाउंट में और जेड एल्कीन मिलती है बहुत ही कम अमाउंट में, यानी 3 से
4%। तो इनका अटैक देख लेते हैं। तो ये है एल्डिहाइड और ये है स्टेबलाइज एलाइड, क्योंकि यहाँ पे जो R- ग्रुप है वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इन्होंने अटैक किया, परपेंडिकुलर अटैक हुआ, रोटेशन हुआ सिन एलिमिनेशन करने के लिए। तो हमें पहले मिली सिन ऑक्सीफॉस्फेटेन और इससे हमें मिल गई जेड एल्कीन। अब बात आती है कि अगर ये इधर को जा रही है, ये रिएक्शन इस तरफ को हो रही है, तो ये रिवर्स क्यों हुई, और दूसरा ये हमें कम अमाउंट में क्यों मिला। तो देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन में होता है हमारे पास CO बॉन्ड, यानी ये भी होता है स्टेबल। इस समय फास्फोरस एलाइड भी स्टेबल है। और जो हमें यहाँ पे इस तरफ को यानी इस डायरेक्शन में जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट हमें मिल रहा है वो है लेस स्टेबल, यानी स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड नहीं हो पाएगी ज़्यादा, तो एकदम से रिवर्स हो जाएगी और हमें वापस यही इंटरमीडिएट यानी यहाँ पे जो परपेंडिकुलर अटैक हुआ था वहीं पहुँचा देगी। तो ये जो अमाउंट है हमें कम मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये कोशिश करेगा कि रोटेशन हो, सिन एलिमिनेशन हो, बट इस तरह से हो कि यहाँ पे स्टेबिलिटी कम ना हो। तो अब ये इस तरह से रोटेशन करता है कि यहाँ पे सिन एलिमिनेशन तो पॉसिबल हो, बट ये दोनों R ग्रुप एक दूसरे के साथ स्टेरिक हिंडेंस क्रिएट ना करे। तो ऐसी कंडीशन में हमें मिलती है एंटी ऑक्सीफॉस्फेटेन और ये होता है मोर स्टेबल। तो इसकी वजह से अब हमें जो एल्कीन मिलेगी वो होगी ट्रांस या ई एल्कीन। तो यहाँ पे इसलिए हमें ई एल्कीन हाई अमाउंट में मिलती है और ये मिलता है हमें कम अमाउंट में, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है वो है लेस स्टेबल और इधर ये दोनों के दोनों क्या है स्टेबल। तो ये उधर को जाएगी, ये रिएक्शन यानी रिवर्स हो जाएगी, जिससे कि इसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। तो ये कम अमाउंट में और ये ज़्यादा अमाउंट में। तो मेन बातें क्या थी इसकी कि ई एल्कीन मिलेगी, रिवर्सिबल होगी। अब देखो ये दोनों के दोनों स्टेबल है, तो स्टेबल होंगे तो लेस रिएक्टिव होंगे, तो रिएक्शन क्या होगी, कभी कभी स्लो होगी। मेन बात सिन एलिमिनेशन, ये तो हमेशा रहेगा सिन एलिमिनेशन, यानी ये जो POR3 है ये हमेशा सिन एलिमिनेशन से ही रिमूव होता है। तो सिन एलिमिनेशन होगा और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये तो था हमारा काइनेटिक प्रोडक्ट जो एकदम से इससे ये बना, बट यहाँ पे जो रिएक्शन थी रिवर्सिबल थी, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी घट रही थी। तो रिएक्शन फिर से इधर को हुई और ये बना। तो ये थोड़ा लेट बनता है और ये एकदम से फास्ट बनता है। तो इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, और जो एकदम से फास्ट बने उसको हम बोलते हैं काइनेटिक प्रोडक्ट। अब देख लेते हैं यहाँ पे, ये है कार्बोनाइन यानी न्यूक्लियोफाइल, ये जुड़ रखा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। तो ये हो गया स्टेबलाइज होगा तो ये होगा लेस रिएक्टिव। तो अगर ये लेस रिएक्टिव है तो ये उसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ हाईली रिएक्ट करेगा या फास्ट रिएक्शन देगा, जो क्या होगा खुद रिएक्टिव होगा। तो अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन को देखें तो एल्डिहाइड होता है हाईली रिएक्टिव। तो इसलिए ये जो रिएक्शन है यानी स्टेबलाइज फास्फोरिलाइड के केस में एल्डिहाइड फास्ट रिएक्शन देता है और कीटोन बहुत ही स्लो रिएक्शन देता है, और इसकी यील्ड भी क्या होती है, कम होती है। तो कीटोन के केस में हमें यील्ड भी कम मिलती है और रिएक्शन भी स्लो होती है। बस एल्डिहाइड के केस में रिएक्शन भी फास्ट होती है और यील्ड भी हाई मिलती है। तो स्टेबलाइज के केस में हमें एल्डिहाइड के साथ ही ज़्यादा रिएक्शन होती है, यानी स्टेबलाइज एलाइड जो होगा वो एल्डिहाइड के साथ फास्ट रिएक्शन देगा। बट अगर नॉन स्टेबलाइज होता जो थोड़ी देर पहले हमने समझा, वहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ इजीली रिएक्ट कर सकता है। अब हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे ये दे रखी है हमें फास्फोरस एलाइड, इस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये है स्टेबलाइज फास्फोरस एलाइड। तो ये एल्डिहाइड पे अटैक करेगी और हमें देगी ई एल्कीन। तो फर्स्ट और थर्ड के केस में हमें यहाँ पे मिल रखी है ई एल्कीन, बट यहाँ पे है जेड और यहाँ पे भी है जेड। तो सेकंड और फोर्थ हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमें ए तो मिल गया, यानी फर्स्ट और थर्ड में से हमारा ए होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये है हमारे पास एल्कीन और वो भी है डाइनोफाइल, बट इस पे जुड़ रखा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और यहाँ पे जो हमें डाइईन मिल रही है, इनके बीच में रिएक्शन तो हो सकती है, बट अब यहाँ पे जो डायसडर रिएक्शन होती थी उसमें इस पे होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करती है। और यहाँ पे डाइईन करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ रखा है। तो इसलिए अब यहाँ पे जो डाइईन है वो करेगी इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क
और जो एल्कीन है यानी डायनोफाइल है वो करेगी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क। तो यहाँ पे देखो इसे, तो इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए और यहाँ से वापस हो, तो इनके बीच में बॉन्डिंग तो होगी, बट यहाँ पे मेन बात क्या है कि OET ग्रुप यानी एथॉक्सी ग्रुप और ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो एडजेसेंट कार्बन पर ही है। तो हमारे पहले ऑप्शन में ये दोनों के बीच में इतना गैप है यानी एक कार्बन का गैप है, बट यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है एडिशन पोजीशन पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब हम पढ़ेंगे विटिक-श्लोजर रिएक्शन। तो श्लोजर ने कहा था कि अगर हम नॉन स्टेबलाइज एलाइड को रिएक्ट कराए फेनिल लिथियम और टर्सरी ब्यूटिल लिथियम बेस के साथ तो हमें देगा ई एल्किन। अगर दूसरे बेस प्रेजेंट हो गए तो हमें जेड एल्किन देगा, बट इन दोनों के साथ हमें मिलेगी ई एल्किन। तो देखो इन्होंने रिएक्ट किया, सिन ऑक्सीफॉस्फेटेन बनाया और ये होता है लेस स्टेबल। तो अभी तक क्या होता था कि यहाँ से सिन एलिमिनेशन होता था और हमें मिल जाती थी जेड एल्कीन। बट अब जो टर्सरी ब्यूटिल लिथियम है या फेनिल लिथियम है, यहाँ से इस प्रोटॉन को भी रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद यहाँ पे जो ये होगी ऑक्सीफॉस्फेटेन, ये हो जाएगा एंटी ऑक्सीफॉस्फेटेन। यहाँ से एलिमिनेशन होगा सिन एलिमिनेशन और हमें यहाँ पे मिल जाएगा विनाइल लिथियम। और विनाइल लिथियम क्या करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, बट यहाँ पे क्या है दोनों आर ग्रुप एंटी पोजिशन पे हैं। और यहाँ से ये वाला बॉन्ड यानी मेटल और जो कार्बन का बॉन्ड है वो कार्बन की तरफ को ब्रेक होता है, तो कार्बन हो जाएगा यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक यानी कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक। अब इस एल्कोहल में से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और हमें मिल जाएगी ट्रांस एल्कीन। तो याद रखना श्लोजर के अकॉर्डिंग नॉन स्टेबलाइज हमें दे सकती है ई एल्कीन, बट फेनिल लिथियम और टर्सरी ब्यूटिल लिथियम की प्रेजेंस में, वरना हमें हमेशा जेड एल्कीन ही देगी। अब हम पढ़ लेते हैं हॉनर मॉडिफिकेशन को। उन्होंने यूज़ किया था फॉस्फिन ऑक्साइड का विटिक रिएक्शन देने के लिए, तो इसलिए इसको कभी कभी हॉनर विटिक रिएक्शन भी कहा जाता है। तो उन्होंने यूज़ किया था जैसे यहाँ पे एग्जांपल डाइफेनिल एल्किल फॉस्फिन ऑक्साइड। तो दो ग्रुप तो यहाँ पे फेनिल है, बट एक ग्रुप क्या होगा यहाँ पे एल्किल होगा, जो यहाँ से क्या देगा प्रोटॉन को रिमूव करके हमें कार्बो एनायन देगा। अब यही कार्बो एनायन क्या करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे है प्रोटॉन, ये फर्स्ट स्टेप में बेस है। अब यहाँ पे हम पहला केस देख लेते हैं एल्डिहाइड का। तो बेस की प्रेजेंस में यहाँ पे बिना कार्बो एनायन इसने अटैक किया इस एल्डिहाइड पे, तो हमें मिलेगा यहाँ पे अल्कोहल। बट याद रखना ये है एंटी अल्कोहल, यानी ये जो फॉस्फिन ऑक्साइड ग्रुप है और ये जो OH ग्रुप है ये दोनों एक दूसरे के क्या है एंटी पोजीशन पे, ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन। बट हमेशा विटिक रिएक्शन में क्या होता है सिन एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ पे अब ये जो बॉन्ड है ये होगा रोटेट होने के बाद ये OH ग्रुप और ये ग्रुप यानी PO+PS2 ग्रुप एक साइड में आएंगे यानी सिन साइड में हो जाएंगे। अब यहाँ पे NaH जो है स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ से प्रोटॉन को रिमूव करेगा और ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन एक्ट करेगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये इस पर अटैक करेगा, फिर इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से इस बॉन्ड का सिन एलिमिनेशन हो जाएगा। तो अगर सिन एलिमिनेशन होगा तो हमें यहाँ पे एल्कीन मिलेगी, बट ये जो एल्कीन होगी वो होगी यहाँ पे जेड एल्कीन। अब हम सेकंड केस देख लेते हैं यहाँ पे एस्टर का केस। तो ब्यूटिल लिथियम बेस की तरह काम करेगा, यहाँ पे कार्बो एनायन बनाएगा। अब एक कार्बो एनायन अटैक करेगा इस एस्टर पे, तो जैसे एस्टर में अटैक करेगा एल्कोक्सी ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा और हमें मिलेगा बीटा कीटो फॉस्फिन ऑक्साइड। अब मान लो कि ये जो PO+PS2 ग्रुप यानी फॉस्फिन ऑक्साइड ग्रुप है ये है अबव द प्लेन, तो अब NaBH4 करेगा बिलो द प्लेन अटैक, जिससे कि स्टेरिक हिंडेंस कम हो। तो अगर ये बिलो द प्लेन अटैक करेगा तो OH कहाँ चला जाएगा अबव द प्लेन। तो अब ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों अबव द प्लेन है, यानी कि हमें मिल गया यहाँ पे सिन इंटरमीडिएट। तो अब ये सिन पहले से है तो हमें रोटेट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो NaS की प्रेजेंस में यहाँ से प्रोटॉन रिमूव होगा, नेगेटिव चार्ज होगा और ये ईजिली यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्योंकि ये दोनों के दोनों इस समय क्या है सिन पोजीशन पे हैं। तो यहाँ पे जिस समय ये दोनों सिन पोजीशन पे हैं उसी टाइम पे ये दोनों एल्किल ग्रुप क्या है यहाँ पे ट्रांस पोजीशन पे, तो इसलिए हमें यहाँ पे मिलेगी ट्रांस या जेड एल्कीन। तो अब बस हमें यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं
डाइफेनिल एल्किल फॉस्फीन ऑक्साइड के केस में अगर एल्डिहाइड हुआ तो हमें मिलेगी जेड एल्कीन, और अगर एस्टर हुआ तो हमें मिलेगा यहाँ पे ई एल्कीन। जेड एल्कीन होती है एंटी इंटरमीडिएट से प्रोसीड यानी एंटी अल्कोहल से प्रोसीड, और यहाँ पे जो ई एल्कीन है वो बनती है सिन अल्कोहल से। तो यही था हॉर्नर का मॉडिफिकेशन, फॉस्फीन ऑक्साइड का यूज़ करके यहाँ पे एल्डिहाइड देगा जेड एल्कीन और एस्टर देगा ई एल्कीन। अब हम पढ़ेंगे हॉर्नर्स वर्ड्सवर्थ इमन्स रिएक्शन या HWE रिएक्शन। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हॉर्नर की रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। तो वर्ड्सवर्थ और इमन्स ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया, तो उन्होंने यूज़ किया था फॉस्फोनेट एस्टर का। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे हॉर्नर ने यहाँ पे यूज़ किया था फेनिल ग्रुप का, यहाँ पे दोनों पे क्या था, फेनिल ग्रुप था। बट वर्ड्सवर्थ और इमन्स ने कहा कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉस्फोनेट एस्टर। क्यों, इससे क्या फ़ायदा हुआ आगे हम समझते हैं। तो पहली बात, ये बनता कैसे है। तो देखो, ये है हमारा ट्राई एल्किल फॉस्फेट। अभी हम यहाँ पे आर के सामने एथिल ग्रुप ले रहे हैं, तो ये हो गया हमारा ट्राई एथिल फॉस्फाइड। अभी तक क्या होता था, एल्किल हैलाइड पे अटैक करता था। तो अब देखो यहाँ पे CH2 पे Br है, Br की तरफ को बॉन्ड टूटा, फास्फोरस के जो लोन पेयर है उन्होंने यहाँ पे अटैक किया, क्योंकि कार्बन पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा ब्रोमीन के निकलने से। जैसे ही यहाँ पे अटैक होगा, कुछ इस तरह से ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। अब जो ब्रोमीन निकला है वो यहाँ से एथिल ग्रुप को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अब ये वाला बॉन्ड इधर को टूटा, तो ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज और फास्फोरस पे पहले से क्या पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बॉस में अब इनके बीच में क्या बन जाएगी, यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी। तो हमें मिल गया यहाँ पे फॉस्फोनेट एस्टर। अब स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, जैसे यहाँ पे है NaH क्या करेगा, इस प्रोटॉन को यहाँ से रिमूव करेगा और यहाँ पे हमें मिलेगा कार्बो एनायन। ये कार्बो एनायन है, बट यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी ये स्टेबलाइज फास्फोरस इलाइड बना रहा है। तो अगर ये स्टेबलाइज है तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा ई एल्कीन। तो यहाँ पर भी हमें HWE रिएक्शन में हमें क्या मिलती है, ई एल्कीन ही मेजर मिलती है। अब बात आती है कि अगर ई एल्कीन तो हमें पहले से भी मिल रहा, तो इस रिएक्शन में ऐसा क्या खास है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, पहली बात कि इसमें जो कार्बो एनायन बन रहा है इस रिएक्शन में, यानी फॉस्फोनेट एस्टर से, ये वाला ये होता है मोर न्यूक्लियोफिलिक। तो हॉर्नर के केस में यहाँ पे क्या था, फेनिल ग्रुप, तो थोड़ा से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है फेनिल। बट यहाँ पे क्या है, एथॉक्सी ग्रुप है, यानी OET या OR ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इनकी वजह से ये जो कार्बन है ना, ये मोर न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक होगा यानी रिएक्टिव हो जाएगा। अब रिएक्टिव होगा तो ये ईजिली इस पे क्या करेगा, अटैक कर रहा। तो देखो इन्होंने यहाँ पे कार्बोनिल कीटोन पे भी इजीली अटैक किया। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जो स्टेबलाइज होती है वो एल्डिहाइड पे तो फास्ट रिएक्शन देती है, बट यहाँ इसने कीटोन पे भी फास्ट रिएक्शन दिया और यील्ड यहाँ पे हमें मिली 70%। तो वहाँ जहाँ कम मिल रही थी कीटोन के केस में, यहाँ पे वो उसकी यील्ड क्या हो गई, 70%। वो इसलिए क्योंकि जो कार्बो एनायन है ये होगा यहाँ पे मोर न्यूक्लियोफिलिक। नेक्स्ट देखते हैं कि जो फास्फोनेट बाई प्रोडक्ट है, ये जो बाई प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है, ये होता है वाटर सॉल्युबल और इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। अभी तक क्या हो रहा था यहाँ पे, जो अभी तक पहले हम पढ़ रहे थे POPH3, यानी कि जो फॉस्फीन ऑक्साइड बन रहा था ये बन तो इजीली जाता है, बट इसको रिमूव करना क्या होता है, हार्ड होता है। बट ये जो बन रहा है ये होता है वाटर सॉल्युबल और ये इसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं। तो मॉडिफिकेशन से दो फायदे हुए थे कि ये कीटोन के साथ भी इजीली रिएक्शन दे रहा था, और नेक्स्ट जो हमारा बाई प्रोडक्ट बन रहा था ये वाटर सॉल्युबल था और यील्ड भी अच्छी मिल रही थी। तो यही था हॉर्नर वुड्सवर्थ इमन्स मॉडिफिकेशन या HWE रिएक्शन। अब हम इस टॉपिक को देख लेते हैं। तो फॉस्फोनेट एस्टर के केस में एक और मॉडिफिकेशन हुआ था। तो अब देखो यहाँ पे, अभी तक हम क्या देख रहे थे कि मोस्टली यूज हो रहा था NaH यानी स्ट्रॉन्ग बेस का, बट हम इस रिएक्शन में वीक बेस का भी यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें थोड़े से चेंजेस करने होंगे, जैसे कि लुईस एसिड का यूज किया जाना। तो लुईस एसिड की तरह हम यूज़ करेंगे यहाँ पे LiCl और MgBr2 का, मोस्टली इन दोनों का ही यूज किया जाता है। तो हम LiCl का केस देख लेते हैं यहाँ पे। तो LiCl के प्रेजेंस में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी ये जो कार्बोनिल ग्रुप है और ये जो PO बॉन्ड है यहाँ पे,
इन दोनों के बीच में चिलेटिंग कर लेगा मेटल आयन। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ जाएगा, और यहाँ पे जो प्रोटॉन है, मिथाइलिन प्रोटॉन है, इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर इसकी एसिडिटी हाई हो चुकी है तो अभी किसी भी वीक बेस से क्या होगा, ईजिली रिमूव हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे मिला फॉस्फेनोइनोलेट। अब ये करेगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम। तो ये वाला बॉन्ड इधर को टूटा और ये कार्बन करेगा यहाँ पे कार्बो एनायन की तरह अटैक इस इलेक्ट्रोफाइल पे, यानी एल्डिहाइड पे। फॉस्फेनेट एस्टर के केस में हमेशा मिलती है ई एल्कीन। तो इस पूरी रिएक्शन में केवल 2 चेंजेस हो रखे हैं। इस पूरी रिएक्शन में केवल 2 चेंज है। पहला है हमने लुईस एसिड का यूज़ किया और दूसरा वीक बेस का यूज़ किया। तो हमें स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिर तो रिएक्शन नॉर्मल होगी, बट अगर हमारे पास वीक बेस है तो हमें लुईस एसिड का यूज करना पड़ेगा। बट हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल सेम ही रहेगा, ई एल्कीन, जो हमेशा फॉस्फेनेट एस्टर के केस में हमें मिलता है। अब हम हॉर्नर्स वर्ड्सवर्थ ईमन रिएक्शन में कुछ एक्सेप्शन मिले थे वो पढ़ लेते। तो फॉस्फेनेट एस्टर का यूज़ करते हैं HW रिएक्शन में, हम पढ़ चुके हैं। हमेशा ये ई एल्कीन देता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। बट ये सम टाइम ये हमें जेड एल्कीन भी देता है। तो वो डिपेंड करता है फॉस्फेनेट एस्टर में जुड़े हुए एल्किल ग्रुप्स पर, यानी जो आर ग्रुप जुड़ रखे हैं ऑक्सीजन के साथ इन पर। तो अगर ये आर ग्रुप है, फेनिल CH2CF3, या ये ग्रुप है, तो हमेशा जेड एल्कीन मेजरली मिलेगी। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे ये है एल्डिहाइड, ये है फॉस्फेनेट एस्टर, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे जुड़ रखे हैं फेनिल ग्रुप, यानी कि ये वाला ग्रुप। और यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिल रखा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर रखा है हमने, क्योंकि यहाँ पे हमने लुईस एसिड का यूज नहीं कर रखा, तो हमने स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ किया। तो मोस्टली फॉस्फेनेट एस्टर के केस में हमें मिलती है ई एल्कीन, बट अगर इन तीनों में से होगा तो हमें मिल गया यहाँ पे जेड एल्कीन, यानी जेड और ई का रेशियो है यहाँ पे 9:1, यानी अगर ई एल्कीन हमें मिल रही है 10%, तो जेड एल्कीन हमें यहाँ पे मिलेगी 90%। तो जेड का क्या हो गया, यहाँ पे मेजरली मिल गया। तो इन तीनों को याद रखना कि इन तीनों के केस में जेड एल्कीन हमेशा हाई मिलती है। अब हम पढ़ लेते हैं कोरेफुस रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि फास्फोरस एलाइड बनाता है टर्मिनल एल्काइन। तो हम एल्डिहाइड के साथ यूज़ करते हैं CBr4 और PPH3 का, यानी ट्राइफेनिल फॉस्फिन और टेट्राब्रोमो मेथेन का। तो हमें मिलता है डाइब्रोमो ओलिफिन। फिर ये यहाँ से बेस के साथ और प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करके हमें मिलती है यहाँ पे टर्मिनल एल्काइन। अब हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। यहाँ पे ट्राइफेनिल फॉस्फिन अटैक करेगा CBr4 पे, यानी इन दोनों के बीच में अब यहाँ पे रिएक्शन होगी। तो ये जो बॉन्ड है वो इधर को ब्रेक होगा, क्योंकि ये कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज को ये 3 ब्रोमीन क्या कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो ये वाला बॉन्ड इधर को ब्रेक होगा। अब इसके लोन पेयर के थ्रू इस ब्रोमीन पे अटैक करेगा, हमें मिलेगा ये। अब यहाँ से जो CBr3 नेगेटिव आयन निकला है वो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। अब ये फास्फोरस पे अटैक करेगा, हमें मिलेगा ये। यहाँ से PPH3 का जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है वो इस ब्रोमीन को रिमूव करेगा और हमें मिल जाएगी इस तरह से इलाइड। अभी तक क्या हो रहा था कि कार्बन आयन पे, यानी इस कार्बन पे या तो हाइड्रोजन जुड़ा होता था, या एल्किल ग्रुप जुड़ा होता था, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होता था। बट अभी यहाँ पे क्या जुड़ रखे हैं, 2 ब्रोमीन एटम जुड़ रखे हैं। तो अभी करेंगे क्या, एल्डिहाइड पे रिएक्शन, यानी रिएक्ट करेंगे, बट उसी तरह से जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे। कार्बन करेगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक। जैसे ही इस पर अटैक करेगा ये बॉन्ड इधर को ब्रेक होगा, फिर ऑक्सीजन इसके साथ ऑक्सीफॉस्फेटेन बनाएगा। तो जैसे ऑक्सीफॉस्फेटेन बनेगा इनके बीच में PO बॉन्ड यानी POPH3 रिमूव होगा और यहाँ पे बन जाएगी एल्किन। तो इनके बीच में बनेगी यहाँ पे एल्किन इस तरह से। अब जो ब्यूटिल लिथियम है बेस की तरह इस प्रोटॉन को यहाँ से रिमूव कर देगा। जैसे इसको रिमूव करेगा यहाँ से ऑटोमेटिकली ब्रोमीन आयन भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी यहाँ रिएक्शन में HBr रिमूव होगा। तो जैसे यहाँ पे रिमूव होगा हमें मिलेगा ये प्रोडक्ट। अब ये ब्यूटिल लिथियम के साथ दोबारा रिएक्शन देता है। तो ब्यूटिल लिथियम के साथ यहाँ पर रिएक्शन देगा, बट यहाँ पे कोई प्रोटॉन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे होता है मेटल हैलोजन एक्सचेंज, यानी कि यहाँ पे जो मेटल है और इसका जो हैलोजन है वो आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे ब्रोमीन के सामने अब यहाँ पे क्या आ गया, मेटल आयन आ चुका है और कार्बन पे यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज। तो अगर यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये करेगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह
अटैक। अगर इसको इलेक्ट्रोफाइल मिला तो ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ जुड़ जाएगा, बट अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करे या प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करे तो ये प्रोटॉन के साथ जुड़ के यहाँ पर टर्मिनल एल्काइन हमें दे देगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी जुड़ सकता है, और अगर वाटर या प्रोटॉन मिले तो ये टर्मिनल एल्काइन भी हमें दे सकता है। तो ये थी कोरेफस रिएक्शन। तो फास्फोरस एलाइड इतना ही था। मेजरली जितने भी रिएक्शन इसमें यूज होती है सब हम पढ़ चुके हैं। अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिलेगी, वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। उसकी आंसर की भी दे रखी है। थैंक यू।